अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी क्लास इंटर, और जैसे कि आपको पता है कि ये हमारी क्लास इंटर का जो चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर्स चल रहे थे, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और उसका आज है लास्ट लेक्चर, ठीक है ना। और ये भी बात आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि हम जो बोर्ड इसके अंदर कवर कर रहे हैं वो है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड, उसके बाद है सिंध टेक्स्ट बोर्ड, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो बुक्स आती हैं वो NCERT, ठीक है, उसके बाद हमारे पास बुक्स आती हैं NCERT। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारे पास जो बुक्स आती हैं वो NCERT बुक्स आती हैं, उसको भी हम इसके अपने लेक्चर्स के अंदर कवर करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि जो पहला लेक्चर हमारा था वो इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक्स था, और अब जो लास्ट लेक्चर हमारा है वो होगा आपका थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस का। इस दुनिया में बहुत सारे प्रोसेस मौजूद होते हैं, लेकिन जब हम थर्मोडायनामिक्स का जिक्र करते हैं तो हम चार अहम प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। ये जो चार अहम प्रोसेस होते हैं ये हमारे जनरल गैस लॉ को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब वो जनरल गैस लॉ को कैसे डिफाइन करते हैं ये भी हम इसके अंदर ही सीखेंगे। तो पहला जो प्रोसेस है उसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। पहला जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस। डियर स्टूडेंट्स, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो आइसोथर्मल है उसका मतलब ये होता है, आइसो मतलब होता है सेम या फिर कांस्टेंट, सेम या फिर कांस्टेंट, ठीक है। और थर्मल का मतलब यहाँ पे हम दो तरह से लेते हैं, एक तो हम हीट ले सकते हैं या फिर हम टेम्परेचर का भी ले सकते हैं। तो ऐसा प्रोसेस अगर हम स्टेटमेंट में लिखें तो प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम remains constant। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता हो, इस तरह के प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कहा जाता है। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, पहले हम एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा, मिसाल के तौर पे एग्जांपल, तो जो आपको याद होगा कि फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ा था लैप्लास करेक्शन, क्या डिस्कस किया था, लैप्लास करेक्शन, ठीक है, आपने डिस्कस किया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने डिस्कस किया होगा लैप्लास करेक्शन। लैप्लास क्या कहता है? लैप्लास हमें ये कहता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, लेट सपोज कि ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें से साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड हो रही हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट खड़ा है जो कि एक लिसनर है, ठीक है। क्या है ये? लिसनर है। ये एक सरफेस पे है, ये भी एक सरफेस पर है। यहाँ पर आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं। लैप्लास हमें ये कहता है कि जब साउंड वेव्स अपनी एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र करती हैं, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा। ट्रांसफ़र करने के लिए इन दोनों मॉलिक्यूल्स को करीब आना पड़ेगा। तो लैप्लास डियर स्टूडेंट्स हमें ये कहता है कि ये प्रोसेस एक रैपिड प्रोसेस होता है। ये जो प्रोसेस होता है एक रैपिड प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में इन मॉलिक्यूल्स को इतना टाइम नहीं मिलता कि ये अपनी एनर्जी लॉस करके सराउंडिंग को दें या फिर एनर्जी बढ़ाने के लिए अपनी सराउंडिंग से एनर्जी गेन कर सकें। तो इस पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? वो कांस्टेंट रहता है। और तभी इस पूरे सिस्टम को, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल करती हैं, उसे आइसोथर्मल
प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताई। अब हम चलते हैं मज़ीद आइज़ोथर्मल प्रोसेस की कुछ इक्वेशंस के ऊपर। देखें डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि आइज़ोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता। चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है? ज़ीरो। अगर चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो है तो उसका मतलब ये कांस्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी भी सिस्टम का, जैसे कि हमने इस सिस्टम की बात की, चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो है या कांस्टेंट है, तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो भी ज़ीरो होगी, क्योंकि सिस्टम का जो टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ होती है। ठीक है ना? अच्छा जी, अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यहाँ पे देखते हैं। अगर हम डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यहाँ पे चेक करें ज़रा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है क्या? डियर स्टूडेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो इक्वल होती है चेंज इन हीट गिवन टू द सिस्टम प्लस वर्क डन। ठीक है, इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आपके पास Q इज इक्वल टू डेल W प्लस डेल U। इस इक्वेशन को हम ये भी लिख सकते हैं। ये पूरी टर्म आपके पास क्या हो जाएगी? ज़ीरो। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी डियर स्टूडेंट्स, वो इक्वेशन आएगी ज़रा, अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। जो इक्वेशन हमारे पास बचेगी वो बचेगी, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन थी Q इज़ इक्वल टू डेल W प्लस डेल U। अब क्योंकि ये इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, इसका चेंज ज़ीरो होगा, तो इक्वेशन होगी Q इज़ इक्वल टू डेल W। इसका मतलब ये है कि अगर हम आइज़ोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो आइज़ोथर्मल प्रोसेस के अंदर all the heat given to the system is always equal to the change in work done. Change in work done by the system, sorry, on the system। अच्छा सर, हमें कैसे पता लगेगा कि ऑन द सिस्टम लिखना है, बाय द सिस्टम लिखना है? देखें, एक बात याद रखें, जब किसी भी सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाता है तो वर्क करने से उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ होती है। इंक्रीज़ का मतलब एडिशन, तो ये प्लस। जब किसी सिस्टम से वर्क लिया जाता है तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो डिक्रीज़ होती है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से कन्वेंशंस को याद रखना है। अच्छा बेटा, ये जो आपके पास मज़ीद हम आइज़ोथर्मल की बात करते हैं, जब आइज़ोथर्मल की हम बात करते हैं तो आइज़ोथर्मल जो प्रोसेस होता है, आइज़ोथर्मल प्रोसेस इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। ये सारे वो पॉइंट हैं जो आपके ईकेट और एमडीकेट के एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि बताएंगे कौन सा प्रोसेस स्लो होता है। तो आइज़ोथर्मल प्रोसेस इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है, और अगर हम इसके ग्राफ की बात करते हैं, डियर स्टूडेंट्स, हम इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं ज़रा अब वो भी चेक करते हैं। ये आपके पास एक एक्सिस, ठीक है, ये आपके पास एक दूसरा एक्सिस वॉल्यूम ग्राफ, और ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनता है। तो उसका जो ग्राफ बनता है वो हमारे पास उस इस तरह से कर्व बनता है।
ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को कहा जाता है आइसोथर्म, ठीक है। ये आइसोथर्म कर्व्ड कहा जाता है, इसको आइसोथर्म कर्व्ड कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा जी, अगर हमें किसी भी सिस्टम का, फर्ज करो आपके पास ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम में मौजूदा हमें वर्क डन मालूम करना हो, तो हम आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान सिस्टम का वर्क डन कैसे मालूम कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उसका एक फार्मूला है और वो फार्मूला मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ कि W इज़ इक्वल टू N R T log V2 डिवाइडेड बाय V1, ठीक है जी। अच्छा, ये V2 और V1 क्या है? ये V2 V1 आपके पास यहाँ पर इसका वॉल्यूम है, ठीक है, फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम है। तो आप इस तरह से इसका वर्क डन भी मालूम कर सकते हैं। N आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट्स? N है आपके पास नंबर ऑफ मोल, यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। R आपके पास क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और T आपके पास क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। तो ये रहा आपका। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान जो वर्क डन होता है, सॉरी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स उसकी इक्वेशन है, तो आप ये बोल सकते हैं कि Q इज़ इक्वल टू डेल W इज़ द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है नंबर 2, वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। देखें जी, एक एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, हम इसकी स्टेटमेंट से समझेंगे। जो न्यूटन था, जो न्यूटन चाचा था, ठीक है, न्यूटन चाचा ने कहा कि अगर हमारे पास एक लिसनर हो और एक साउंड प्रोड्यूसर हो और उसके दरमियान में मीडियम एयर हो, ठीक है, तो हमारे पास ये जब दो मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं, लाजमी सी बात है, इनका प्रेशर भी चेंज होता होगा, इनकी डेंसिटी भी चेंज होती होगी, इनका टेम्परेचर और इनका वॉल्यूम भी चेंज होता होगा। इसने जब टेम्परेचर की बात की तो उसने ये कहा कि भाई मसला ये है कि ये जो आपके पास प्रोसेस होता है या ये जो मीडियम है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव मूव करती है, वो होता है एडियाबैटिक। ये किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था। लेकिन न्यूटन की बात गलत हुई और फिर लैप्लास ने इसको करेक्ट किया, इसलिए हम लैप्लास करेक्शन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। एडियाबैटिक होता है, एडियाबैटिक मतलब ये होता है कि भाई जब ये करीब आते हैं तो इनका टेम्परेचर भी बढ़ता है, इनका वॉल्यूम भी बढ़ता है, इनका डेंसिटी भी बढ़ता है, इनका प्रेशर भी बढ़ता है। तो ये क्या करते हैं? अपने अंदर से हीट को लॉस कर देते हैं, ठीक है। जब ये दूर जाते हैं तो इनका जो टेम्परेचर होता है, इनकी डेंसिटी होती है, इनका प्रेशर होता है, इनका वॉल्यूम होता है, वो डिक्रीज़ होता है। तो ये मेंटेन करने के लिए सराउंडिंग से हीट को गेन करते हैं और वापस से अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं हर तरह से। ये न्यूटन ने कहा था। ये जो सिस्टम होता है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव मूव करती है, इस तरह से काम करती है। तो मतलब ये हीट को क्या कर लेते हैं? गेन कर लेते हैं। लेकिन हमें बाद में ये पता चला कि न्यूटन भाई कहीं कहीं तो गलत हो ही जाते हैं, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है, आप प्रोसेस इन विच नो हीट लॉस और गेन, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ना तो हीट लॉस होती है और ना ही हीट गेन होती है। इस तरह के प्रोसेस को हम एडियाबैटिक कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कि हीट मतलब लॉस भी नहीं हो रही, ना तो बाहर वाली जो हीट है Q वो एक सिस्टम के अंदर नहीं जा रही है,
ये हमारे पास एक सिस्टम, ये जो Q होता है जिसको हम डेल Q कहते हैं अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, ये अंदर नहीं जा पा रहा है। ये इसका मतलब इसमें जो हीट गिवन टू द सिस्टम है वो 0 होती है। ठीक है, हीट गिवन टू द सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो इक्वेशन हमारी होती है, अगर हम पूछें भाई फर्स्ट लॉ को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो हमारे पास ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन करते हैं हम Q इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल W। ठीक है, अब Q यहाँ पे क्या है 0, सो डेल U प्लस डेल W। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये, या तो आप U को उस तरफ ले जाएं तो इक्वेशन आपके पास बनेगी माइनस डेल U इज इक्वल टू डेल W। दूसरी कंडीशन ये कि या तो आप डेल W को उस तरफ ले जाएं तो आपके पास डेल U पॉजिटिव रहेगा और आपके पास जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, एक इक्वेशन आपके पास एडियाबेटिक में फर्स्ट लॉ की ये बनती है और दूसरी आपके पास ये बनती है। अब इन दोनों की मीनिंग्स चेंज हैं। मीनिंग्स किस लिहाज से चेंज है ये वो हम डिस्कस करते हैं। बेटा, जहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव है, जहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव है उसे हम कहते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। क्योंकि देखो वर्क का जो फॉर्मूला है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है, और जहाँ पर वर्क डन नेगेटिव होता है उसे हम कहते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन। सर ऐसा क्यों है? चलें जी, अब हम आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं इसको समझने के लिए। एक इक्वेशन हमारे पास ये है कि जिसमें हमारा जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो नेगेटिव है और आपके पास जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है। और एक इक्वेशन हमारे पास ये है कि जिसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव और जो वर्क डन है वो नेगेटिव। हमने ये कहा कि सर हम इस इक्वेशन को एक्सपेंशन के तौर पे देखते हैं कि भाई सिस्टम में यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा होगा और यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा होगा। अच्छा जी, कैसे? मिसाल के तौर पे हमारे पास जो वर्क का फार्मूला होता है वो होता है डेल P इंटू V। ठीक है, गैसेस के फॉर्म में। अब अगर हमारे पास देखो एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंशन से मुराद ये कि फ़र्ज़ करो आपके पास एक सिस्टम था और उस सिस्टम का जो वॉल्यूम था वो ये था जिसको हम V1 कहेंगे। हमने इसको टेम्परेचर दिया, इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ। जब वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ तो ये आपके पास यहाँ तक आ गया V2। अब V वॉल्यूम की जो वैल्यू है, लाजमी सी बात है वो बड़ी है। वॉल्यूम की जो वैल्यू आपको बढ़ती है, जब वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारे पास वर्क डन भी इंक्रीज़ होगा, मतलब ऐड होगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, वर्क डन हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव रहता है। अच्छा, अब इसके अंदर ये होता है कि जब वॉल्यूम बढ़ता है, जब वॉल्यूम बढ़ता है तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। तो जब हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो लाजमी सी बात है चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज़। और इसलिए यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी के साथ माइनस साइन शो की गई है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव। वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, पहली बात, वर्क डन पॉजिटिव। ठीक है, दूसरी बात, जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। जो जब चेंज इन टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली जो आपके पास इंटरनल एनर्जी है वो भी डिक्रीज़ होगी, तो वो माइनस साइन हमने यहाँ पे शो की है। कंप्रेशन में कैसे? अब देखें यहाँ पर फ़र्ज़ करें आपके पास, अब इसका वाइस वर्सा करते हैं। जब आप इस पूरे बातों का वाइस वर्सा कर देंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास एक सिस्टम है और सिस्टम का जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वो ये था, इसको हम V1 कहेंगे। हमने यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करके इसको जो वॉल्यूम था वो V2 कर दिया, मतलब अब ये वॉल्यूम है। लाजमी सी बात है जब आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली
आपके पास जो चेंज इन वर्क डन है वो भी डिक्रीज़ होगा, और इसीलिए हमने यहाँ पर इसके साथ माइनस साइन शो की है। डियर स्टूडेंट्स, जब वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है तो आपका जो चेंज इन टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है, और चेंज इन टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होता है तो आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपकी इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। ठीक है, मज़ीद इसके हवाले से क्या, मज़ीद एडियाबेटिक के हवाले से ये कि आपके पास, मैं एक मज़ीद और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख दूँ यहाँ पे, कि जितने भी सडन और फास्ट प्रोसेस हैं इन दिस यूनिवर्स, are adiabatic and reversible। ठीक है, जितनी भी प्रोसेस है दुनिया में, फर्स्ट करो आपके पास एक टायर है, उस टायर में एक होल हो जाता है, इसमें से हवा निकलती है, तो ये प्रोसेस एडियाबेटिक होता है या नहीं? तो जी हाँ, होता है। तो क्या ये रिवर्सेबल है? तो उसका जवाब है नो। अब ये जो हवा निकल गई है वापस से ऑटोमेटिकली इस टायर में नहीं जा सकती। ठीक है, अगर हम इसकी ग्राफ की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ इसका जो बनता है इसका अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो इसका जो ग्राफ डियर स्टूडेंट्स बनता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये आपके पास प्रेशर, वॉल्यूम, और जिसका ग्राफ बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह से, ये कर्व बनता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अब आप देखेंगे कि डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप कोई सा भी पॉइंट ले लें कि जब प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा इसके ग्राफ के ऊपर कांस्टेंट आता है। ये भी आपका एमसीक्यूज पूछा जा सकता है आपके ई केड या फिर एम डी केड के अंदर के एडियाबेटिक की ग्राफ का कोई भी पॉइंट पर पीवी हमेशा कांस्टेंट होता है या फिर नहीं? तो उसका जवाब भी जी हाँ, कांस्टेंट होता है। अगर इस प्रोसेस में आपको वर्क डन मालूम करने का कहा जाए तो आप एक फार्मूला यूज़ करेंगे, और वो फार्मूला है आपके पास एन सी वी इंटू डेल टी। ठीक है, एक फार्मूला ये रहा, और दूसरा फार्मूला है आपके पास एन आर डेल टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ठीक है, एक फार्मूला ये है और दूसरा फार्मूला आपके पास ये है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आर आपको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एन अपना नंबर ऑफ मोल्स, और डेल टी मीन्स चेंज इन टेम्परेचर, सी यहाँ पर होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास आइसोबैरिक, ये थर्ड है। आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है? देखें जी, आइसो का मतलब होता है सेम, और बैरिक का मतलब होता है प्रेशर। ठीक है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक बात आती है, और अगर अब ये पूछा जाए कि अब बताओ कि आपके पास फसला क्या होगा, तो उसका हमें पता है फॉर्मूला डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू, ये आपके पास इक्वेशन है। एज वी नो दैट कि जो डेल डब्ल्यू होता है वो इक्वल होता है हमारे पास चेंज इन प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वी, ऐसा ही है, चेंज इन प्रेशर बाय मल्टीप्लाई बाय टी। अच्छा जी, ये पी वी है, और ये पी वी बराबर होता है एन आर डेल टी के।
तो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट लॉ होता है आइसोबैरिक के अंदर वो होता है Q इज़ इक्वल टू एट कांस्टेंट प्रेशर QP NR डेल T प्लस डेल U। ठीक है, ये है आपके पास इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ एट आइसोबैरिक प्रोसेस। प्यारे बच्चों, इसका जो हमारे पास ग्राफ होता है वो ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ये आपके पास प्रेशर और ये आपके पास वॉल्यूम एक्सिस। अब क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो ये ग्राफ इस तरह से होता है। ठीक है, ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है इसके नीचे, ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, एक बार याद रखिएगा कि जो एरिया होता है, एरिया अंडर कर्व्ड या फिर स्ट्रेट लाइन ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन। वो हमेशा वर्क डन के इक्वली होता है। उसके बाद एक लास्ट प्रोसेस बचा और वो जो लास्ट प्रोसेस है वो है नंबर 4 आइसोकोरिक। बच्चों, इसमें बात याद रखने वाली ग्राफ में ये है कि जो ग्राफ होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। आइसोकोरिक क्या होता है? आइसोकोरिक हमारे पास ये होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, कोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम। अब हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा देखो अब इधर, अब अगर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका मतलब कांस्टेंट मतलब ज़ीरो। देखो वर्क डन का फार्मूला होता है चेंज इन पी एंड डेल वी। अब क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास क्या है, इक्वल टू ज़ीरो, सो चेंज इन जो वर्क डन है हमारे पास वो भी क्या होगा, ज़ीरो। इक्वेशन हम फर्स्ट लॉ के लिखेंगे, सो Q इज़ इक्वल टू डेल W प्लस डेल U, और ये ज़ीरो हो गया तो ये पूरी टर्म ज़ीरो से हमारे पास बची इक्वेशन Q इज़ इक्वल टू डेल U। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है वॉल्यूम कांस्टेंट होने, अच्छा यहाँ पे हम प्लस माइनस साइन लगा सकते हैं कोई भी, मतलब इसकी जो स्टेटमेंट अगर हम बनाए तो ये बन सकती है कि ऑल द हीट given to the system in isochoric process is always equal to change in internal energy of the system, because the change in volume is always equal to zero। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ और वो क्वेश्चन ये करता हूँ, आपने उसका आंसर मुझे कमेंट्स में देना है। क्या बॉयल्स लॉ या फिर चार्ल्स लॉ, इन चारों प्रोसेस में से किसी एक प्रोसेस के अंदर वैलिड हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो वो कौन सा प्रोसेस है? मुझे जल्दी से आंसर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।